जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समर कार्यक्रम क्या है। समर का जैसे कि आप जान रहे हैं कि पूरा फुल फॉर्म जो है, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे, स्पेलिंग होता है AAASAAMAR। तो एस स्ट्रेटेजिक है, एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहेंगे, इतना बड़ा है, तो इसको बोलते हैं कुपोषण निवारण एवं अनीमिया कम करने हेतु रणनीतिक कार्रवाई। ये एक ओवरऑल प्रोग्राम है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में समर बोला गया है। इसको अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये मिलेगा कि कुपोषण निवारण के लिए और साथ साथ अनीमिया को कम करने के लिए एक रणनीति बनाई गई है, जो कि 1000 दिवसीय है। इसी को समर अभियान या समर कार्यक्रम कहा जाता है। और इसके तहत ये क्यों आया, क्योंकि झारखंड राज्य ऐसा है जहां पर अभी भी कुपोषण जो है वो बहुत गंभीर समस्या है। अगर आप एनएफएचएस का डाटा देखें, जिससे एक किसी भी राज्य को एक इंडिकेटर दिया जाता है, तो उसमें अभी भी हम लोग 9% के करीब आते हैं, जिसमें अधिकतम जो 5 वर्ष के बच्चे हैं वो ज़्यादातर कुपोषित होते हैं। और कुपोषण का जो मुख्य कारण है, मुख्यतः वो अति गंभीर कुपोषण होते हैं, जिसमें बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या फिर सामान्य जो बीमारियां हैं जैसे डायरिया, निमोनिया, और जो मृत्यु है उसके जोखिम बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ तो जो प्रबंधन है, इसको जो मैनेजमेंट किया जाता है वो संस्थागत स्तर तक ही सीमित है। तो ये सोचा गया कि क्यों ना इसको गांव स्तर पे लिया जाए। तो ये कार्यक्रम की पूरी एक सोच है जो इन चारों बिंदुओं को कवर करता है। और इस बिंदु के तहत एक कार्यक्रम लाया गया जो अति गुंभर पोषित बच्चों का प्रबंधन समुदाय स्तर पर हो। और इसके द्वारा जो ये पूरा जो कार्यक्रम है, राज्य पोषण मिशन है हमारे झारखंड में, उसको द्वारा लाया गया। और इसके साथ जो समन्वय है अन्य विभाग, जिसमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, जिसको हम लोग आईसीडीएस बोलते हैं, और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसको हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं, ग्रामीण विकास विभाग, उसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, और फिर हमारे जो खाद्य सार्वजनिक वितरण पीडीएस हैं, और जो यूनिसेफ है जो उसको सहयोग कर रहा है। अभी फिलहाल ये 4 जिलों में ही कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लातेहार, चतरा, साहेबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम है, जहां पर ज़्यादा ये केसेस हैं। लेकिन ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में चलना है, तो ये सभी के लिए आवश्यक है कि ये जो 5 जिले हैं, इसके अलावा भी बाकी और जिले तैयार रहें कि ये कार्यक्रम वहाँ पर भी रेप्लिकेट होगा। ये यहाँ पर अभी फिलहाल हो रहा है। तो विशेषकर लातेहार, चतरा, साहेबगंज, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के जो भी सुन रहे हैं, वो इसको जरूर से जरूर करें। और साथ में अन्य जिले की जो सैया हैं या कार्यकर्ता हैं, वो इसको समझें। और जब आपके राज्य में, आपके जिलों में ये गांव में आएगा, तो आप सहयोग करके इसको करें। और इसमें जो बताया गया है कि डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन दिया गया है, जो एक रखा है कि एक गंभीर कुपोषण बच्चे क्या हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। जिसमें जो संस्थागत है हमारा, जो अभी मेन स्ट्रीम जिसमें एमटीसी बोला जाता है कुपोषण को, उसमें 10 से 15 बच्चों ही किया जाता है। और ये एसटीसी जो सामुदाय आधारित प्रबंधन होगा, जिसको हम लोग विशेष उपचार केंद्र बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर या विशेष उपचार केंद्र की जो बात हो रही है, जो यहाँ नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, उसमें लगभग बोला गया है कि कम से कम 85 से 90% बच्चों को इसमें कवर किया जाए, जिसमें चिकित्सा जटिलता नहीं होंगी, या भूख अच्छी है, या आपका अनीमिया जो अनुपस्थिति है थोड़ा सा कम हो। हम यहाँ पर अति गुंभर बच्चों को इसमें, जिसमें जटिल चिकित्सा है, समस्याएं हैं, या भूख की ज़्यादा कमी है, वो आपके जो एमटीसी में जाते हैं वो वहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग उन्हीं बच्चों को लेंगे जो अति गंभीर बच्चे हैं, जिसमें ये चिकित्सा जटिलताएं नहीं होनी चाहिए और भूख अच्छी होनी चाहिए। तभी हम एसटीसी में इसका प्रबंधन करेंगे, जो विशेष उपचार केंद्र आप सभी आंगनबाड़ी में रहेंगे। इसका लक्ष्य क्या कार्यक्रम का है कि पहला लक्ष्य हम सब जान रहे हैं कि कुपोषण बच्चों को पहचान करना, और उसके बाद जो बिना जटिलताएं वाले जो जिनकी चिकित्साएं हैं, उन बच्चों को आंगनबाड़ी जो उपचार केंद्र है, जहाँ पर विशेष उपचार केंद्र खोला जा रहा है, वहाँ तक करना। और
बाकी जो बच्चे हैं जिसमें जटिलताएं हैं या कुपोषण है, भूख ज़्यादा लग है, तो उनको हमको भूख कम लग रही है, उनको एमटीसी में रेफर करना, जो मूलतः सभी सैया और कार्यकर्ता जितने हैं वो करते ही आए हैं, वैसे ही करते रहेंगे। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए, दोनों में अंतर यही है कि कुपोषण बच्चों को तो चिन्हित करना है, लेकिन हमको आंगनबाड़ी में जो विशेष उपचार केंद्र खुला है वहाँ उन्हीं बच्चों को आपको उपचार देना है जो इसकी चिकित्सीय जटिलताएं नहीं है या कम है, बिल्कुल कम है, या बच्चे को भूख लग रहा है, और जिसको अगर चिकित्सा की ज़रूरत है, जटिलताएं हैं और बच्चे को भूख कम लग रहा है, तो जो आप पहले भेजते थे एमटीसी में उसी में रेफर करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अनीमिया को भी पहचान करना और उसको भी अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम से जोड़ते हुए इसको भी लक्षित रेफर करना। बाकी आप सब जान रहे होंगे जो हमारे टारगेट ऑडियंस की बात होती है वो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे रहेंगे, और 6 से 59 महीने के उम्र के बच्चे रहेंगे, 5 से 9 साल के, 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियाँ, और 20 से 24 वर्षों के सभी युवा या गर्भवती महिलाएं या धात्री माताएं जो आंगनबाड़ी में जिनको मिलता है वो इसमें कार्यक्रम से लाभार्थी रहेंगे। अब परिभाषा की बात करेंगे तो कुपोषण आप जानते हैं कि ये असामान्य पोषण स्तर जो हमारा रहता है उसमें कमी आ जाना या सूक्ष्म पोषक तत्व में कमी आ जाना या अति पोषण को दर्शाता है, जिसमें हम लोग अल्प पोषण भी आते हैं, अति पोषण भी आते हैं, और सूक्ष्म पोषण तत्व की कमी, ये 3 कैटेगरी में पोषण को यहाँ पर बांटा गया है। और प्रकार कौन कौन से हैं तो इसको जल्दी समझ लेते हैं। सामान्य वजन सब जान रहे हैं, उसके बाद जो कम वर्गीयों के अनुसार भी मानक में वजन में थोड़ा सा कमी आता है, वो डिफ्रेंशिएटेड, तो उसको भी ध्यान में रखना है कि उसकी तुलना में कम होता है तो उसको कम वजन के बच्चे बोला जाता है, जो अभी हम लोग बताया गया है। ठिंगनापन जिसको इंग्लिश में स्टंटिंग बोलते हैं, सब जान रहे हैं कि इसमें उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई और लंबाई जो है कम हो जाता है, जिसमें लिंग, इसमें भी ध्यान रखना है कि लिंग के अनुसार, लड़का लड़के के अनुसार जो मानक होते हैं उसके अनुसार तुलना करना जरूरी है। जो आप लोग का वृद्धि चार्ट, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट जो सभी आंगनबाड़ी में और सभी सैया के पास है, उससे आप इसको नापेंगे। दुबलापन आप सब जान रहे हैं कि इसमें लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन कम हो जाता है, और दुबला बच्चा वो होता है जिसका वजन लिंग तथा लंबाई ऊंचाई के अनुसार अपने मानक वजन की तुलना में कम हो जाएगा, जो अभी हम अगला चार्ट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब पहचान कैसे करेंगे कि दुबलापन की पहचान, तो दुबलापन की पहचान का तरीका यही है कि पहले या तो वजन कर लें या फिर लंबाई, दोनों को तुलना की जाती है। और दूसरा है कि उसके दोनों पैरों को आप जो उसकी सूजन की जांच करेंगे, अगर शरीर माप के अलावा दोनों पैरों में अगर गांठें पड़ने और सूजन की जांच भी करेंगे, जिसमें हम लोग दबा के भी देखते हैं कि अगर जो सूजन है उसको दबा में वो पड़ा रह जाता है कुछ देर तक, तो वो दुबलापन की पहचान है। तो दोनों तरीके से आप पहचान सकते हैं, पहला वजन और लंबाई के अनुसार। उसके बाद पैरों को एक साथ रखिए और उसमें सूजन आएगी तो सूजन को दबा के देखेंगे दोनों पैरों को, अगर गड्ढे पड़ जाते हैं तो ये पहचान है कि उसमें दुबलापन और वो जल्दी नहीं जाता है, तो दुबलेपन की पहचान है। और ये वजन तालिका ये सभी के पास है, अपने मॉड्यूल में मिल जाएगा, सभी के बुक में है। इसको इसी के अनुसार ये दिया बताया जाता है, ये तालिका के अनुसार कि बच्चा किस में आ रहा है, सामान्य में आ रहा है या समय है, तो उसके अनुसार भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब इसका वर्गीकरण सब जानते हैं कि हम लोग मध्य गंभीर कुपोषण, जिसमें कि आप बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जिसके लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन जो है वो 2 SD से नीचे होगा, ये आप सूची से मिला लीजिएगा, या फिर दोनों गड्ढे पेड़ में सूजन का ना होना, अगर आप दबाएंगे लेकिन सूजन नहीं होगा लेकिन वजन उसके अनुसार कम होगा, तो वो आपके दुबला में आ जाते हैं, जिसको हम लोग मध्यम गंभीर कुपोषण करते हैं। अति गंभीर में क्या होंगे कि वो जो SD है वो -3 से भी और कम हो जाएगा, और जो दोनों पैरों को देखेंगे जो गड्ढे हैं सूजन वो रहेंगे। तो ये जरूर इसमें आप मिलान कर लें। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो विशेष उपचार केंद्र होगा, जिसको हम लोग STC बोल रहे हैं, वो प्रबंधन कार्यक्रम कैसे रहेगा, जो इस कार्यक्रम का मुख्य भाग है, क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम है ये इस STC ही पर ही विशेष फोकस है, जहाँ पर बच्चों को
प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। और ये एसटीसी में क्या गतिविधियां होंगी, ये 11 चरण है, इसका मॉड्यूल है, वो आप लोग तक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप इसके अंदर की गतिविधियों को एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो है क्या। गतिशीलता है जिसमें बता दिया गया है कि समुदाय स्तर पर हम लोग अवेयरनेस और प्लस जो चिन्हित करना है वो करेंगे। चिन्हित करने के बाद दूसरा चरण है कि उन बच्चों को हम लोग शरीर को मापेंगे, जो हम लोग ने अभी दुबलापन, ठेंगनापन ये कहा है कि वो अति गंभीर में आ रहा है कि मध्य में आ रहा है। उसके बाद ये आकलन करेंगे कि चिकित्सीय आकलन करेंगे कि उसमें बीमारी कोई जटिल तो नहीं है। तो और चौथा में आ जाएगा कि भूख की, क्योंकि दो ही चीजें हैं, अगर जटिलताएं हैं और भूख कम है तो सीधा आप लोग को एमटीसी में जहाँ भेजते हैं वहाँ रहेंगे, और जहाँ चिकित्सा या जटिलताएं कम है और भूख लग रही है बच्चे को थोड़ा भी, तो हम विशेषकर डिटेल में दिया हुआ है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको बनाएगी। सोता है दवाइयाँ की अगर ज़रूरत होगी तो दवाइयाँ उसको दी जाएंगी, जिसमें एनएम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है। उसी तरह 8वें चरण में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कोई परामर्श देना है, जिसमें सैया HBNC HVIC का विजिट करती है, तो वो उससे उस समय स्वास्थ्य पर और पोषण से संबंधित उनको परामर्श या सलाह देंगी। 9वां चरण में है कि कार्यक्रम को फॉलोअप करना, बीच में जब वो अपने जा रही हैं गृह भ्रमण के दरमियान, तो ये फॉलोअप जरूर करेंगे। दोनों स्तर से होगा, एनएम से भी, सैया से भी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी होगा। और 10वां चरण जो है जिसमें अगर वो इस पूरी एसटीसी से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो कैसे रहेगा, और उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद उसका फॉलोअप कैसे किया जाएगा। तो ये 11 चरण हैं जिसको एक साथ करना है, और जिसमें आंगनबाड़ी को इसको हर 15 दिन में आंगनबाड़ी केंद्रों में वो करेंगी। और एनएम जब एचएनडी आएगा उस दिन, तो उस दिन ये जितने भी बच्चे हैं और उनमें डिटेल हैं उनको वो वहाँ पर करेगी। अब हम लोग इसमें प्रबंधन का निर्णय कैसे लेंगे, तो पहला हमने बता दिया है कि बच्चा अति गंभीर में आ गया, जो आपने उस मापक से आपने तुलना कर लिया, उसमें पहला आएगा कि चिकित्सा जटिलताएं अगर हाँ है तो उसको एमटीसी में रेफर करेंगे, और नहीं है तो उसकी फिर क्या करेंगे, भूख की जांच करेंगे। अगर भूख उसकी कम है तो सीधा आपको उसको एमटीसी में रेफर करना है, और अगर भूख लग रहा है, ठीक ठाक है, तो उसको फिर एसटीसी में। तो ये आपको पूरा का पूरा प्रबंधन को फॉलो करना है। जब बच्चे को चिन्हित कर लिया है कि अति गंभीर में, अति गंभीर के बाद दो चीजें आपको पता करनी है, जटिलताएं और भूख नहीं है, तो ये दोनों में अगर हाँ है और फेल है तो सीधा एमटीसी को करना है, और नहीं है और पास भूख लग रही है तो इसको आप लोग को एसटीसी में ही करके निर्णय लेना है। अब इसमें विधि यही है कि ये किसके लिए, ये सब जान रहे हैं कि 6 माह से लेकर 59 माह के बच्चों के लिए है, और ये आंगनबाड़ी में और एनएम और सैया के सहयोग से किया जाएगा। और ये सब जान रहे हैं कि ये आंगनबाड़ी में हर 15 दिन में उस बच्चों का फॉलोअप किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि वो डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद 4 माह तक उसका फॉलोअप भी करने का है, और ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र में ये सब किया जाएगा। इसमें बहुत भूमिकाएं सबकी बता दी गई हैं, इसमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। एनएम की भूमिका आपका वीएचएनडी के दौरान में वो बच्चों को कुपोषण की जहाँ लक्षण की पहचान करना, अनीमिया से ग्रस्त है तो वो उसके पुष्टि करते हुए उसका जो उपचार होता है वो देना, और अति गंभीर बच्चों की पहचान जांच करना, उसमें चिकित्सा जटिलताएं हैं कि नहीं है वो जांच करना, पहचान करना, और निर्णय लेना कि ये एसटीसी में जाने लायक है या एमटीसी में रेफर करने लायक है। और एनएम के पास एक सैम किट भी रहेगा जिसमें दवा रहेगी, वो जानकारी रहेगी जो उसको परामर्श देने में काम आएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यही भूमिका है कि वो जहाँ एसटीसी रहेगा तो उसका, तो इसमें आंगनवाड़ी का जो पोषक क्षेत्र है वहाँ पर कुपोषित बच्चों को पहचान करना, धात्री माताओं की पहचान करना, गर्भवती माताओं की कुपोषण से है कि नहीं ग्रसित, उसको गृह भ्रमण करके कर सकती हैं। और वीएचएनडी के दिन जो 59 माह के जो बच्चे हैं उसे अति गंभीर कुपोषण बच्चों की एनएम द्वारा जांच करवाने में मदद करना, और उनको जो गृह भ्रमण के दरमियान जो टीएचआर, जो टेक होम राशन दिया जाता है, दवाई होता है, उसका जांच करना। और उसके साथ साथ
जो नामांकन है बच्चों का उसका भी नामांकन करना, और फॉलोअप के लिए जो आंगनबाड़ी में नहीं आते हैं या जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है उनकी, या फिर जिनका चिकित्सा जटिलताएं हैं, उसको फॉलोअप करने के लिए गृह भ्रमण करना। और साथ में जो सेम बच्चों की पहचान है वो सामुदायिक गतिविधियों में, खासकर जैसे कि समूह की बैठक होती है या माताओं की बैठक होती है और आयोजित होती है, वहाँ जाकर इन बच्चों को पहचान करने के लिए उनके पास बात करना। और साथ में एक ऐप है जिसमें वो डाटा दर्ज करेगी, जो समर है मोबाइल ऐप के नाम से, जितने भी लाभार्थी हैं जो इसके तहत आ रहे हैं, उसका डाटा दर्ज करने के लिए उसकी भूमिका रहेगी। अब सैया की क्या भूमिका रहेगी? सैया की यही भूमिका है कि जब VHND हो रहा है तो उसमें, या फिर जब गृह भ्रमण कर रही हैं, तो वो HbNc HB के दरमियान इन बच्चों को पहचान करना, और अगर वो कुपोषित हैं उसके तहत आते हैं तो उनके लिए काउंसलिंग करना या पोषण के बारे में चर्चा करना उनके घर वालों को, और खासकर वो ये सुनिश्चित करना है कि ये बच्चे सैम के तहत हैं, ये STC के तहत जाएंगे या फिर MTC के तहत आएंगे। तो अगर MTC के तहत आ रहे हैं तो उनको MTC में रेफर करना। तो ये उनके प्रमुख कार्यक्रम है, और साथ में वो NM और आंगनबाड़ी से तालमेल करेगी, और हर 15 दिन में वो बच्चों को सलाह देगी कि आंगनबाड़ी में जाकर वो एक बार फॉलो विजिट कर ले, जिससे कि वो देखभाल हो सके। और जो मदर सपोर्ट ग्रुप भी बनाया गया है, हो सकता है, या फिर महिला ग्रुप है, उनके साथ बैठकर ये आकलन करना या उनको बताना, अगर आपके गांव में क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही हैं तो उन बच्चों को चिन्हित करने में उनको भी सहयोग करना, और उनको भी बताना कि यहाँ पर ये STC के तहत भी कुपोषित बच्चों का इलाज संभव है, और चिन्हित करते हुए वहाँ तक बच्चों को लेके आना। तो सैया की भूमिका अगर प्रमुख बोलेंगे तो VHND के दरमियान बच्चों को लेके आना, NM के TC में रेफर करें। और HVIC सब जान रहे हैं कि वो तीन माह से लेकर 12 माह तक के लिए, 15 माह तक के लिए अतिरिक्त वो 6 विजिट 5 विजिट के उसके अंदर आ रहे हैं, तो उसमें जो काउंसलिंग करना होता है तो वो करना। तो इसमें ये ध्यान रखें कि HbNc में वो सातों जब विजिट कर रही हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर वजन करें, और जो बच्चे हैं उनको कम से कम हर 15 दिन में के बाद आंगनबाड़ी में ज़रूर फॉलोअप के लिए लेके जाएं, या जब गर्भधारण कर रही है तो वहाँ भी वो वजन के अनुसार उसका फॉलोअप करें। जैसा इसके लास्ट है कि सैया अपने भ्रमण के दौरान क्या करेगी। 6 माह तक वो ये सुनिश्चित करवाएगी कि केवल स्तनपानी कराएं, ऊपरी आहार नहीं देना है। 6 माह के बाद ऊपरी आहार को सुनिश्चित कराना है, और कंगारू मदर केयर की भी जानकारी उन लक्षित माताओं को देना है, और शिशु का भी जो माप है, ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट उनके पास है, वो मापते रहें और वजन लेते रहें। साथ में ये भी देखें कि कोई बच्चा बीमार है, उस संक्रमित है, किसी तरह का लक्षण तो नहीं देख रहे हैं। उनके जो कार्ड दिए गए हैं MTC कार्ड, वो ज़रूर से ज़रूर देना। और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित बच्चों में जो डेवलपमेंट होते, विकास होते हैं, जो उसको वो जांचना, प्रारंभिक विकास को, और अगर उसमें किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो माँ को भी परामर्श देना कि कहाँ लेके जाएं। और अगर किसी तरह की डायरिया या बीमारी से बच्चा ग्रस्त है तो उसको सलाह देना कि रेफर के लिए, अगर ज़्यादा गंभीर हो रहा है तो ये आपने अभी देखा, हमने जो गतिविधियां इसमें चर्चा की हैं समर कार्यक्रम पे। उम्मीद है कि आपको ये समर पर पूरी रोशनी के साथ जो परिचर्चा की गई हैं एक एक बिंदुओं पर, उसमें समझ बना लिए होंगे। और जब आपके क्षेत्रों में ये गतिविधियां शुरू होंगी तो आप बढ़ चढ़कर आंगनबाड़ी सेविका के साथ मिलके इसमें सहयोग करेंगे, और ये समर कार्यक्रम को 100% इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और लाभार्थी तक इसको पहुंच बनाएंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग आखिर में कुछ सवाल जवाब रहते हैं। तो मेरा सवाल पहला यही है कि ये जो समर प्रोग्राम है मुख्यतः किस विषय के लिए इसमें फोकस किया गया है?
किस विषय को या किस समस्या को इसमें फोकस किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। समर कार्यक्रम को समर कार्यक्रम में तहत किस चीज को लक्ष्य रखा गया है या इसमें कवर किया गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सवाल आप लोग के लिए है कि समर जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य किसको लक्ष्य रखा गया है, उसमें मुख्य लक्ष्य क्या है। समर कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है, कोई एक बताएं, कोई एक भी। जवाब आना शुरू हो गया है, सभी का धन्यवाद। एक एक करके बिल्कुल ठीक है। मुख्य लक्ष्य दो ही तीन है, जिसमें हम लोग मुख्यतः कुपोषण और अनीमिया को इसमें फोकस करके ये गतिविधि को किया गया है। जिन जिन्होंने सवाल जवाब दिया सभी का धन्यवाद। और अगला क्वेश्चन ये है, सवाल है कि इस समर कार्यक्रम के तहत क्या नई चीज की जा रही है जो आंगनबाड़ी में किया जाएगा। किस चीज की व्यवस्था आंगनबाड़ी में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के तहत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, समर कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी में किस चीज की व्यवस्था की जा रही है। या किस केंद्र का वहां पर स्थापना की बात हो रही है इस नए कार्यक्रम में। सवाल दोबारा से, समर कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी में किस नए चीज की या केंद्र की बात की जा रही है। बिल्कुल है, सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर, सभी ने लिखा है कि हमारे विशेष उपचार केंद्र, जिसको हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर बोल रहे हैं, उसकी यहाँ पर कल्पना की इसमें व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि हम बच्चों को वहीं पर उपचार किया जा सके। अगला है जो आखिरी सवाल यही है कि अब ये बताएं कि एसटीसी में जहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर की बात हो रही है, उसमें किन सैम बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उसमें क्या लक्षण देखकर उसमें वहाँ उपचार करने की व्यवस्था की बात हो रही है। कौन से लक्षण वाले जो सैम बच्चे हैं या कुपोषित बच्चे हैं, अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, जिनको वहाँ इलाज करने की बात हो रही है। जो हमारे विशेष उपचार केंद्र हैं जो बनाए जाएंगे इसमें, उसमें किस गंभीर कुपोषण बच्चों को इलाज उपचार किया जाएगा, कौन से लक्षण वाले बच्चों को, उसमें क्या देखेंगे, क्या दो चीज देखेंगे जिसके बिना पर उसको विशेष उपचार केंद्र में ही उसका उपचार किया जाएगा। वो कौन से दो लक्षण हैं जो विशेष उपचार केंद्र में कुपोषित बच्चों को उपचार किया जाएगा। हाँ, विशेष उपचार केंद्र में कौन से लक्षण, कुपोषित लक्षण बच्चों को उपचार किया जाएगा। जवाब आना शुरू हो गया है, जिसमें सभी लोग दे रहे हैं और बिल्कुल आप लोग का जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा है कि जो कम वजन है, जिसमें जिसमें जटिलताएं, स्वास्थ्य की जटिलताएं नहीं होगी और साथ में भूख लगना चाहिए। ये दो स्थिति में जो कुपोषित हैं
उनको ही केंद्र जिसको हम लोग मेन ट्रीटमेंट सेंटर बोलते हैं, एमटीसी, वहीं पर ही भेजा जाएगा। यहाँ पर 2 लक्षण वाले बच्चे ही रहेंगे, इसमें बच्चों में जटिलताएं कम है, स्वस्थ जटिलताएं, प्लस जो बच्चे थोड़ा बहुत भूख जिनको लग रही है। तो ये बिल्कुल सही है, सभी ने सही जवाब दिया है इसके तहत। और तो सभी का जो ये प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे हैं, और विशेषकर हमारे साथ रिम्स से डॉक्टर आशा किरण जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो जुड़ी रहीं, और इस पूरी कार्यक्रम की परिचर्चा में उन्होंने अपनी बातों को रखा। उनको धन्यवाद, और जो उसके सहयोगी थे उनका भी धन्यवाद है। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खासकर सैया दीदी हैं, और उनके साथ जो सहयोगी कर्मचारी हमारे सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें हमारे जिला के डीपीसी हैं, हमारे राज्य प्रशिक्षक दल या जिला प्रखंड प्रशिक्षक दल और सैया साथी हैं, वो ज़रूर से ज़रूर ये सैया तक ये मैसेज ज़रूर दें। अभी 5 ही जिलों में है, लेकिन आने वाले महीनों में ये सभी जिलों में रहेगा। तो हम लोग अभी तैयारी करके रख लें, जैसे ही ये अन्य जिलों में ये रहेगा तो हम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल कराएं, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, और फिर हमारा आगे विकास होगा। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद।